दोस्तों स्वागत करता हूं एडू आवर पर आपका। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। दोस्तों सबसे पहले मैं ये बताऊं आपको कि जैव विविधता में आता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। जैव विविधता में दोस्तों हम पढ़ते हैं जैव मंडल के बारे में, वन्य जीवों के बारे में, वनस्पति के बारे में, इन सब के बारे में हम कंप्लीट स्टडी करते हैं। यहाँ तक कि पादप व जंतु जातियों के संरक्षण के बारे में, पर्यावरण संरक्षण के बारे में, भूमंडलीकरण एक्चुअल में जो भूमंडलीय तापन है जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उसके बारे में भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट तो हम आज लेकर आए हैं बायोडाइवर्सिटी पार्ट फर्स्ट, और सेकंड पार्ट हम लेकर आएंगे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो सम्मेलन है ना दोस्तों, उनके बारे में। एक और बात बताऊं, यहाँ पे मैं बात की थी अपन ने कि हम मानव संसाधन पर एक और वीडियो लेकर आएंगे, तो उसके क्वेश्चन क्या अभी टाइप हो रहे हैं, तो हम एक दो दिन में मानव संसाधन पर एक दूसरा और वीडियो जल्दी ही लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों बस अब हम कंप्लीट हमारा वीडियो शुरू करते हैं। फटाफट से लेते हैं पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप हमेशा से ही देखते आए हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 20 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो बस चलो यहाँ पर हम लेते हैं हमारा पहला आज का क्वेश्चन। और जैवमंडल में पृथ्वी के धरातल पर किन क्रियाओं को शामिल किया जाता है? टाइम आपका शुरू मैं कर चुका हूं, फटाफट से आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। दोस्तों साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे और आगे शेयर भी जरूर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो ये था कि जैवमंडल में पृथ्वी के धरातल पर किन क्रियाओं को शामिल किया जाता है। टाइम तो आपका समाप्त हो चुका है। अब यदि हम बात करते हैं किन क्रियाओं को, तो जैविक क्रिया बिल्कुल होती है, अजैविक क्रिया ये भी होती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? से, यानी कि जैविक और अजैविक जो दोनों क्रियाएं हैं, उन दोनों क्रियाओं को ही हम किस में शामिल करते हैं दोस्तों? जैव मंडल में शामिल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, जैवमंडल में पृथ्वी के धरातल पर किन क्रियाओं को शामिल किया जाता है? जैविक क्रिया, अजैविक क्रिया, जैविक और अजैविक क्रिया, ये तो मैंने रिपीट ही कर दिया, आगे बढ़ा ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन हम दूसरा लेते हैं। ओके ओके ओके, सॉरी। कौन सा अनुकूलन विशेष उद्दीपन की प्रतिक्रिया की अनुक्रिया से उत्पन्न होता है या प्रति अनुक्रिया से उत्पन्न होता है? टाइम आपका शुरू हो चुका है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा अनुकूलन ऐसा है जो उद्दीपन की अनुक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। इनमें है वंशानुगत अनुकूलन, उपार्जित अनुकूलन, जैविक अनुकूलन या अजैविक अनुकूलन। फटाफट से आंसर दे दीजिए कि इनमें से कौन सा है जो उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया से उत्पन्न होता है। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। बिल्कुल। अब दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं तो वंशानुगत अनुकूलन तो क्या होता है? जो हमें पीढ़ी दर स्थानांतरित होते हैं वो वंशानुगत अनुकूलन होते हैं मोस्टली। दूसरा एक होता है उपार्जित अनुकूलन। उपार्जित अनुकूलन का मतलब है कि किसी विशेष परिस्थिति के विरुद्ध हमने क्या उन लक्षणों को उपार्जित किया हुआ हो। तो यहाँ पर क्या है? अनुकूलन विशेष उद्दीपन, यानी ऐसा अनुकूलन जो उद्दीपन की अनुक्रिया से हमारे शरीर में डेवलप हुआ हो। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है जिसको जो लास्ट में कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ, तो अब कोरोना पॉजिटिव का जो उद्दीपन है उसकी अनुक्रिया के कारण उसके शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है, तो ये उसका एक उपार्जित अनुकूलन होगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो उपार्जित अनुकूलन होगा। आगे बढ़ते हैं, समस्त जीवमंडलीय क्रियाएं घटित होती हैं। देखो क्या ही प्यारा क्वेश्चन है। टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया है। आपको ये बताना है कि समस्त जो जीवमंडलीय क्रियाएं हैं वो कहाँ घटित होती हैं? धरातल के ऊपरी सतह पर होती हैं, या दुर्बलता मंडल में होती हैं, या मेंटल में होती हैं, या क्रोड में होती हैं? आपको ये बताना है कि समस्त जो जैविक क्रियाएं हैं हमारी, समस्त जो जैव मंडल में जो भी क्रियाएं होती हैं वो कहाँ होती है। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों हम जानते ही हैं कि समस्त जो जैविक घटनाएं हैं, जीवमंडल में जो क्रियाएं होती हैं, जैविक और अजैविक क्रियाओं का जो समन्वय है, वो समूह है, वो कहाँ होता है? पृथ्वी के धरातल पर। बहुत बढ़िया भाई, हमारा लाइव सेशन बहुत ही अच्छा चलता है और मुझे उम्मीद है कि हम फटाफट से बहुत ही अच्छा गेन करेंगे और आप एग्जाम में बहुत ही बढ़िया नंबर लेकर आएंगे। दोस्तों हमेशा मेरे साथ आप बने रहना और मैं आपके लिए लेकर आऊँगा
हर रात 9 बजे बहुत बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सीरीज। हाँ दोस्तों, बट एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, ये जो क्वेश्चंस हैं ये एक सॉफ्टवेयर में टाइप होते हैं, तो इनका पीडीएफ दे पाना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, आप अपने इस यूट्यूब चैनल से, आप ही का यूट्यूब चैनल है, मैंने आप ही के लिए बनाया है, आप अपने इस यूट्यूब चैनल पर इन क्वेश्चन को फिर से देख सकते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों, यहाँ हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो हो गया था हमारा, शरीर की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति किससे होती है। टाइम आपका शुरू में कर चुका हूँ। शरीर की ऑक्सीजन की आपूर्ति और हाइड्रोजन की आपूर्ति किससे होती है, इस ऑप्शन के आधार पर हमें बताना है। जल से, सूर्य से, जैविक घटकों से या पृथ्वी की भौतिक संसाधनों से। फटाफट से आंसर देना है आपको कि हमारे शरीर को ऑक्सीजन और जल की हाइड्रोजन की जो आवश्यकता की पूर्ति है वो किससे होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा वो होता है जल से। ठीक है, एक तो हम डायरेक्टली श्वसन क्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं शरीर को, अब अगर इसमें वायु ऑप्शन में नहीं है डायरेक्ट, तो हम बात करेंगे जल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए महत्वपूर्ण गैस कौन सी है। टाइम आपका शुरू कर चुका हूं मैं। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस हम बोलते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं पौधे। ये पौधे क्रिया कब करते हैं, जब वो भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि भोजन बनाते समय जो पौधे हैं वो कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। टाइम आपका समाप्त तो हो चुका है दोस्तों। अब यदि हम आंसर की बात करें तो इजी क्वेश्चन था, ये था CO2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैव विविधता, देखो क्या ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। जैव विविधता शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। बहुत से इसका आंसर अर्नेस्ट हैकल करते हैं, और कुछ बच्चे इसका आंसर टेंसले करते हैं, कुछ इसका आंसर कुछ और करते हैं, और कुछ बच्चे वो आंसर करते हैं जो कि इस ऑप्शन में है। तो मैं टाइम शुरू करता हूँ, आपको बताना है कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। विल्सन ने, स्पेट ने, हंटिंगटन ने या हार्टशॉन ने। ठीक है, फटाफट से आंसर दे दीजिए कि जैव विविधता शब्द का यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था। फटाफट से आंसर दे दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए। आपका टाइम आपका सीमित है, समाप्त हो चुका है। दोस्तों, अब यदि हम बात करते हैं कि जैव विविधता शब्द का पहला प्रयोग किया था, तो विल्सन ने किया था दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, आगे भी आएगा हमारा क्वेश्चन, मैं यहाँ पे उस क्वेश्चन को बोल के नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वो मेरा क्वेश्चन खराब हो जाता है, मेरा मेहनत से बनाया हुआ। आगे बढ़ते हैं। वन, मरुस्थल, सवाना घास के मैदान आदि को हम किस विविधता में सम्मिलित करते हैं। टाइम आपका शुरू में कर देता हूँ यहाँ पे। फटाफट से अपने टाइम के सीमित समय के भीतर आप क्या करेंगे, अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में रख देंगे। ऑप्शन आपके पास है अनुवांशिक विविधता, जातीय विविधता या पारिस्थितिकी विविधता या सांस्कृतिक विविधता। फटाफट से बता दीजिए, वन, मरुस्थल, सवाना घास के मैदान आदि किस में शामिल होते हैं। टाइम आपका समाप्त तो हो चुका है। अब दोस्तों यदि हम बात करें तो ये किस में आते हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी विविधता में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाह दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। विश्व में अब तक कितने तप्त स्थलों का पता लगाया जा चुका है। एक्चुअली यहाँ पे लिखना चाहिए था विश्व में अब तक कितने तप्त स्थल निर्मित किए जा चुके हैं, और ये तप्त स्थल कौन सा है, ज्वालामुखी वाला नहीं है, ये तप्त स्थल है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का, है ना। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि अभी तक हमारे विश्व में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो चुके हैं। टाइम आपका शुरू हो चुका है। ये ऑप्शन है आपके पास 25 है, 36 है, 35 है, 40 है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपके जो आंसर हैं वो फटाफट से आ जाना चाहिए। इजी क्वेश्चन है वैसे। 25, 36, 35, 40 हमारे विश्व में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। यहाँ पे ये भी बता दीजिए कि भारत में कितने हैं। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों विश्व में अभी 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पता लगाया जा चुका है, यानी निर्मित किए जा चुके हैं। और विश्व में जो 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं जो कि यूनेस्को द्वारा निर्मित किए जाते हैं, इनमें से 4 के अंतर्गत भारत सम्मिलित होता है। इनमें से एक हिमालय, एक वेस्टर्न घाट, एक इंडो बर्मा रीजन और एक है सुंडा रीजन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
अगस्त्य मलाई, वाह क्या क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अब मैं जब भी बोलता हूँ क्या क्वेश्चन है भाई, तो आप ये समझते सर आपको तो सारे प्यारे लगते हैं। एक्चुअल में ना मैं प्यारे ही क्वेश्चन लेता हूँ, और आप जैसे प्यारों के लिए ये क्वेश्चन लेने पड़ते हैं मुझे। मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो ज्ञान है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाए। और दोस्तों, ज्ञान बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सीरीज को हल करें। आपको रीट एग्जाम तक कंप्लीट जो टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। और ऐसा ही नहीं है कि ये जो क्वेश्चन है केवल रीट के लिए ही हैं, ये क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम, एसआई वगैरह के जो एग्जाम होने वाले हैं, ग्राम सेवक पटवारी, उन सभी एग्जाम में आपको ये महत्वपूर्ण आने वाले हैं। तो अगस्त्य मलाई जो तप्त स्थल है वो किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है दोस्तों? अगस्त्य मलाई कहाँ है? केरल और तमिलनाडु में विस्तृत एक हमारा जैव स्थल है, तप्त स्थल है। अगस्त्य मलाई वैसे भारत का एक बायोस्फीयर है, और ये बायोस्फीयर जो है किस में है? पश्चिमी घाट में आता है, केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में अब तक कितने जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं? टाइम आपका मैं शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको फटाफट से आंसर देना है कि हमारे भारत में कितने जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित हो चुके हैं। 12, 16, 18, 20। फटाफट से आंसर दे दीजिए कि यहाँ पे आपका क्या आंसर होना चाहिए कि कितने जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र अभी तक स्थापित हो चुके हैं। फटाफट से आंसर अपना कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। टाइम आपका सीमित है दोस्तों, फटाफट से आंसर दे दीजिए। टाइम समाप्त हो चुका है। अब यदि हम आंसर की बात करते हैं तो दोस्तों हमारे भारत में 18 जो बायोस्फीयर हैं वो निर्मित किए जा चुके हैं। और दोस्तों बायोस्फीयर निर्मित किए जाते हैं किसके द्वारा, ये भी एक क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ अभी आपको बता नहीं सकता हूँ। उसकी वजह यही आप समझ गए कि मैं अगर आपको बताता हूँ तो वो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आप ही को वो बताने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को ने मान्यता प्रदान नहीं की है? टाइम आपका शुरू हो चुका है दोस्तों। मैं आपको बताऊं कि हमारे भारत में जो 18 बायोस्फीयर हैं इनमें से अक्टूबर 2020 तक यदि हम बात करते हैं तो हमारे भारत में 12 ऐसे जैवमंडल हो गए हैं जिनको यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है। कितने हो गए हैं? 12। अभी जो पन्ना बायोस्फीयर है इसको अभी हाल ही में अक्टूबर 2020 में यूनेस्को ने मान्यता दी है। ओके दोस्तों, तो अब आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा जैवमंडल यूनेस्को में नहीं आता है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं आंसर पे, तो वो है दोस्तों काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा एक नेशनल पार्क है, और आप जानते ही हैं काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा को हम कहते हैं एक सींग वाले गेंडे का घर। ओके दोस्तों, बहुत बढ़िया भाई। दोस्तों एक बात बताऊं आपको, मुझे आपको ये क्वेश्चन सीरीज करवाते हुए बहुत ही आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। मैं पूरे आपके कमेंट वॉच करता हूँ, देखता हूँ मैं कि सबसे पहले आंसर कौन देता है। बहुत ही अच्छे हैं, इनमें से मैं नाम भी लेना चाहूँगा जो काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जैसे अनुष्का राजावत है, बबीता किराड़ है, विकास है, इसके अलावा मनीषा है, मनीषा शर्मा आगे क्या लगाते हैं, मनीषा है। ठीक है, और भी कई हैं जो बिल्कुल इंस्टेंट रिप्लाई करते हैं, उनके नाम में मुझे याद नहीं आ रहे। आज का जो लाइव सेशन है इसमें मैं नाम नोट करके रखूंगा और उनके नाम नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा उसमें मैं बोलूँगा। ठीक है, इससे होता क्या दोस्तों, आपको प्रोत्साहन मिलता है, आपका कंपटीशन बढ़ता है, और इससे कंपटीशन अगर बढ़ेगा तो कंफर्म है कि आप अच्छा स्कोर करेंगे। राजस्थान में बात कर रहे थे, यहाँ पे राजस्थान में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कितने राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई है? टाइम आपका शुरू हो चुका है। आपको ये आंसर देना है कि राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण के लिए कितने राष्ट्रीय उद्यान निर्मित किए गए हैं। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है काफ़ी कन्फ्यूजेबल है, बहुत ही कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। यहाँ पे टाइम को समाप्त तो होता है तो होने दो। अब देखो, यदि हम बात करते हैं कि हमारे राजस्थान जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो वन रिपोर्ट जारी की जाती है, वार्षिक प्रतिवेदन जारी किया जाता है जिसको हम एनुअल रिपोर्ट कहते हैं, तो वो हमारे राजस्थान में 3 ही राष्ट्रीय उद्यान बताते हैं। लेकिन भारत सरकार की जो रिपोर्ट आती है तो उसमें हमारे राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान बताए हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों एक कंफ्यूज बन जाता है कि यार अब हमें आंसर 3 देना है कि 5 देना है। तो मैं आपको बताऊं कि वन्य जीव कौन सी सूची में आते हैं दोस्तों? वन और वन्य जीव आते हैं समवर्ती सूची में, राइट ना। अब समवर्ती सूची में आने के कारण हम जो आंसर देंगे वो आंसर देंगे 3, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कब आंसर देना है 3? हमें तब आंसर देना है 3 जब हमारे राजस्थान का पेपर चलता हो। कैसा, समझे क्या आप? जैसे मान लीजिए हम एसआई की तैयारी कर रहे हैं या रीट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हमारे सिलेबस में राजस्थान का भूगोल है। ऐसी स्थिति में हमें आंसर देना है 3। लेकिन हम ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में राजस्थान का भूगोल नहीं है, तब दोस्तों हमें आंसर देना है 5। बस ये चीज़ ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता किस देश में पाई जाती है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन हैं ये बहुत बहुत बढ़िया हैं। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। यहाँ पे आंसर आपको देना है, इजी क्वेश्चन है वैसे दोस्तों। ब्राज़ील वो देश है जहाँ पे विश्व की सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जिसमें अधिकतम जैव विविधता मिलती है, वाह ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से वो बताना है कि वो प्रदेश या वो क्षेत्र जहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। नम प्रदेश यानी कि वेटलैंड, प्रवाल क्षेत्र, प्रवाल भित्तियाँ ना लिख के यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे क्या यहाँ पे लिखना चाहिए था प्रवाल, ओनली प्रवाल। तो नम प्रदेश, प्रवाल, मैंग्रोव पारिस्थितिकी या उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी। उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी को मैं बता दूं ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र के बारे में है ना। तो अब आपको बताना है कि अधिकतम जैव विविधता कहाँ मिलती है? नम प्रदेशों में यानी कि वेटलैंड में, या प्रवाल प्रदेशों में, या मैंग्रोव में, या भूमध्य रेखीय सदाबहार जो वन क्षेत्र है वहाँ पे। अब सीधा सा आंसर आपको देना है, फटाफट से बता दीजिए। तो दोस्तों यदि इसके आंसर की बात करते तो इसका आंसर होगा बी, यानी प्रवाल प्रदेश, है ना, ध्यान रखना है। प्रवाल विश्व में सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, प्रजातियों की विविधता देखने को मिलती है वो प्रवालों में ही देखने को मिलती है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाह क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब दोस्तों हमें टाइम में शुरू नहीं कर रहा हूँ, एक एक कथन को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। हो सकता है ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो सकता है सही हो। तो राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी को राजस्थान का, ये लो पहली लाइन रॉन्ग हो गई यहाँ पे, तो ए तो राइट हो ही नहीं सकता, हटा दो इसको ए को। तो इसको राजस्थान का सागवान नहीं कहते हैं। राजस्थान का सागवान कौन कहलाता है? रोहिड़ा। इसे रेगिस्तान का गौरव कहते हैं, बिल्कुल सही है। थार का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, ये भी सही है। तो इसमें राजस्थान का सागवान इसे नहीं कहा जाता, तो ए रॉन्ग हो गया। दूसरा, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया है, राइट है। खेजड़ी वृक्ष को 1983 में, जी दोस्तों, 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था, ये भी सही है। सी सही है, बी भी सही है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा विजयदशमी को होती है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों राइट आंसर हुआ बी, सी और डी। ये ऑप्शन है कि हमारे पास बी सी डी है ही नहीं है, तो ठीक है, यानी इसमें ये राइट आंसर होगा बी सी डी, ये मान के चलना आप, तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, क्या हुआ पता नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेड डाटा बुक से संबंधित कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे भी हम दोस्तों एक एक लाइन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। देखते हैं। लाल रंग के पृष्ठों पर, पहला कथन है, लाल रंग के पृष्ठों पर मुद्रित वह प्रजाति होती है जो लुप्त हो रही होती है, जिनके बचाव का समग्र रूप से ध्यान रखा जाता है, बिल्कुल ठीक है। एक कथन तो हरे रंग के पृष्ठों पर मुद्रित वह जातियां हैं जो एकदम से समाप्त, नहीं दोस्तों ये रॉन्ग है। हरे रंग के पृष्ठ पर उन प्रजातियों को लिखा जाता है जिनको बचा लिया गया हो, है ना, और वो डेंजर जोन से बाहर आ गई हो, तो ये गलत हो गया। दूसरा, पीले रंग के पृष्ठों पर मुद्रित वह है जो जिनकी जातियां संख्या, हाँ ये भी ठीक है, जिनमें संख्या तेजी से कम होती जा रही है। तो हमारा जो क्या बताना है, कथन गलत है। ओके, गलत कथन बताना है तो बी हमारा गलत हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुंभलगढ़ अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन से जिले में अवस्थित नहीं है? टाइम आपका शुरू हो रहा है, फटाफट से आंसर दे दीजिए। कुंभलगढ़ अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन से जिले में अवस्थित नहीं है? फटाफट से
आंसर दे दो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको आंसर देना है, टाइम आपका समाप्त हो रहा है। ठीक है, कौन से ज़िले में अवस्थित नहीं है? भीलवाड़ा, उदयपुर, पाली और राजसमंद। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब यहाँ यदि हम आंसर की बात करते हैं कि कौन से ज़िले में अवस्थित नहीं है, तो दोस्तों कुंभलगढ़ है, उदयपुर, पाली और राजसमंद में। तो राइट आंसर होगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा ज़िले में इस कुंभलगढ़ अभयारण्य का विस्तार नहीं है। दोस्तों मुझे खेद है कि ये PDF आपको अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि एक सॉफ्टवेयर में टाइप हो रहे हैं ये, और सॉफ्टवेयर में टाइप होने की वजह से जब इनको कॉपी किया जाता है तो इनका फ़ॉन्ट चेंज हो जाता है और ये आपको समझ में ही नहीं आएंगे कि लिखा क्या है। ठीक है ना? तो बस आप इन क्वेश्चंस के लिए आप यूट्यूब को एक बार फिर से देख सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि उसमें क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। उम्मेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन जो रिजर्व है राजस्थान के किस जिले में है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। जैव विविधता एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके कई पार्ट हम बनाएंगे। आज पहला पार्ट हम कर रहे हैं, इसके बाद दूसरा, और अगर आगे होगा तो हम तीसरा पार्ट भी करेंगे। तो उम्मेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान के किस जिले में है? फटाफट से आंसर देना है। पाली, टोंक, कोटा, बूंदी। पाली, टोंक, कोटा, बूंदी। फटाफट टाइम आपका हो गया है। तो दोस्तों उम्मेदगंज पक्षी विहार जो है वो कहाँ स्थित है? कोटा जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सुनहरा त्रिकोण दिल्ली, आगरा, जयपुर राजस्थान के किस अभयारण्य से संबंधित है? दोस्तों दिल्ली, जयपुर, आगरा वाला जो है, मैं टाइम यहाँ शुरू कर देता हूँ एक बार। टाइम मैंने शुरू कर दिया। आपको ये बताना है कि दिल्ली, आगरा, जयपुर जो है राजस्थान के कौन से अभयारण्य से होकर निकलता है? फटाफट से आंसर दे दीजिए, टाइम आपका सीमित है। आंसर दो दो, जल्दी से दे दो, जल्दी से दे दो, टाइम समाप्त हो रहा है। जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से आंसर दे दो, टाइम समाप्त हो गया। अब आंसर की यदि हम बात करते हैं ना दोस्तों, तो सुनहरा त्रिकोण बनाते हैं हम पहले, ये वाला जयपुर, जयपुर से यहाँ पे ऐसे बनेगा, है ना? अब देखो क्या है, इधर ऊपर तो हो गया दिल्ली, यहाँ पे हो गया जयपुर, इधर हो गया आगरा। ठीक है। अब दोस्तों ये जो स्वर्णिम त्रिकोण है ना, ये स्वर्णिम त्रिकोण राजस्थान के कई जिलों से निकलता है। कैसे? कहने का मतलब है कि ये स्टे कहाँ करता है, यानी कि जैसे इस स्वर्णिम त्रिकोण पर किन किन जिलों को जोड़ा गया है, तो जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, उदयपुर है, इसके अलावा फिर चित्तौड़गढ़ है, और उसके बाद फिर सवाई माधोपुर है और भरतपुर है। ठीक है। उसके बाद फिर आगरा, आगरा से दिल्ली। ठीक है। तो हमारे जयपुर राजस्थान में ये कहाँ कहाँ से आता है? जयपुर, इसके अलावा फिर निकलता है जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भरतपुर, इनसे निकलता है। और इनमें से फिर हमें ये देखना है कि कौन सा अभयारण्य इस पर आता है, तो इसमें से एक ही आ रहा है हमारा घना पक्षी विहार। ठीक है ना दोस्तों, भरतपुर में है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो 1992 का था, 1992 का था, उसका संबंध किससे है? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए दोस्तों। दोस्तों आपको मज़ा आ रहा होगा, और हो सकता है आपको मज़ा नहीं अभी ही आ रहा होगा, बट आपको मज़ा नहीं लेना है, यहाँ पे आपको आंसर देने हैं और आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है। मज़ा हो सकता है कि आपको ये तब आए जब मैं आपको दिखूं, आपकी क्लास लाइव हो, तब आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ेगा। लेकिन दोस्तों लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे स्टूडियो अभी बंद है। ठीक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन लेना है, आपको ज्ञानवर्धन करना है। मज़ा तो हम लेते ही रहेंगे। रीट एग्जाम हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद पूरी लाइफ में मज़े ही लेने हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम रियो डी जेनेरियो की बात करते हैं, तो इसमें जो सम्मेलन है वो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में बनने वाला प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? चलो ये तो इजी है, तो इसको तो मैं सीधा बता देता हूँ, ये उत्तराखंड का है। उत्तराखंड का नाम कौन सा है दोस्तों? जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में अत्यधिक जैव विविधता का धनी क्षेत्र, वाह, ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आपको आंसर देना होगा कि हमारे भारत में जैव विविधता का धनी क्षेत्र कौन सा है। फटाफट से बता दो, टाइम समाप्त हो रहा है। जल्दी से बता दो, बता दो, बता दो ना, कौन सा है इसमें? ट्रांस हिमालय, मध्य भारत, पश्चिमी घाट, जल्दी से बता दो, टाइम आपका सीमित है, समाप्त हो रहा है। टाइम तो समाप्त होगा ही होगा। ठीक है। वो एक डायलॉग सुना है कि आपने, संस्कृत में आता है, चलो बाद में बात करते हैं, पहले आंसर दे देते हैं दोस्तों। हमारे भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो प्रदेश है वो है वेस्टर्न घाट। ठीक है। वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट,
ये ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि ये भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है, और आपको पता ही है कि वर्ष 2012 में यूनेस्को के द्वारा नेचुरल हेरिटेज की कैटेगरी में इसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। अब मैं ये बता रहा था कि वो एक संस्कृत में दोहा सा आता है कि सुनना जरा, मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था कि कालो न याता वयम में याता, भोगो न भुगता वयम में भुगता, ऐसा कुछ था, है ना, कि भाई समय नहीं क्या कालो न याता वयम में याता। इसका अर्थ तो मुझे याद नहीं है यार, भूल गया मैं तो, कि समय नहीं मरता हम मर जाते हैं, ऐसा कुछ है शायद। भोग नहीं भोगे जाते, हम ही भुग जाते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। चलो आगे बताना, आपको किसी को ये आता हो तो कमेंट में आप ज़रूर लिख देना। ये मुझे बड़ा पसंद था, 10th क्लास में था शायद ये, बट आइडिया नहीं है मुझे। राजस्थान के किस वन्य जीव क्षेत्र को एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली कहा गया है? किधर चला गया हमारा क्वेश्चन? टाइम आपका समाप्त तो हो रहा है, फटाफट से बता दीजिए कि राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जिसे एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली कहा जाता है? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, टाइम आपका सीमित है दोस्तों। दोस्तों साथ जरूर बने रहें आप रीट एग्जाम तक, आगे भी ऐसा नहीं है रीट एग्जाम, मैंने प्रण किया है कि अब हर दिन मैं एक वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा मेरे बच्चों के लिए, ठीक है दोस्तों। फटाफट से आंसर दे दीजिए। अब आपका जो टाइम समाप्त हो चुका है, तो अब यहाँ पे वन्य जीव क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों केवलादेव घना पक्षी विहार है, वो क्या है, विश्व का, सॉरी, भारत क्या यार, एशिया का सबसे बड़ा पक्षियों की प्रजनन स्थली के रूप में स्थापित है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन्य जीव? दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य है? राजसमंद, हनुमानगढ़, उदयपुर और जयपुर। फटाफट से आंसर दे दीजिए इस ऑप्शन के आधार पर, हमारे राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य है? टाइम आपका समाप्त हो रहा है, फटाफट से आंसर दे दो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। टाइम हो गया, टाइम हो गया। अब यहाँ पे हम ये बात करें कि किस जिले में सबसे ज़्यादा, तो दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं, उदयपुर में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? टाइम मैंने शुरू कर दिया है, फटाफट से आंसर दे दो कि राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? सोरसन, बारा, संवत्सर, कोटसर, बीकानेर, गुढ़ा, बिश्नोई, यान, जोधपुर, सोकलिया, अजमेर। टाइम सीमित हो रहा है, जल्दी से आंसर दे दो, टाइम समाप्त हो रहा है, हो गया। ओके, अब यदि हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र, तो दोस्तों ये है, ये संवत्सर, कोटसर, बीकानेर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। बहुत प्यारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए चूज किए हैं यहाँ पे, ताकि आप अपनी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओ। ये रीट एसआई ग्राम सेवक सभी के लिए है। आगे बढ़ते, राजस्थान का 1973-74 में है ना दोस्तों, यहाँ पे 74 को मैं 73 में बदल देता हूँ। हुआ क्या था एक्चुअल में कि जब हमारे भारत में 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया था, तो हमारे राजस्थान में भी 1973 में ही टाइगर परियोजना को मंजूरी मिल गई थी, है ना, ध्यान रखना है। बाकी अधिकृत रूप से ये 1974 में अस्तित्व में आया था, बट मंजूरी मिल गई थी, तो 1973 इसे कहा जाता है। कुछ बुक्स में 1974 भी लिखते हैं। तो प्रथम बाघ परियोजना कौन सी है? अब ऑप्शन है आपके पास, रामगढ़ वन विहार, तालछापर, रणथंभौर। सर इसका तो इजी क्वेश्चन है, तो मैं आपको आंसर दे देता हूँ, रणथंभौर। और आप जानते हैं ये रणथंभौर को शामिल किया गया था कैलाश सांखला के प्रयासों से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क कहाँ है? आक्कल जीवाश्म क्षेत्र जिसकी हम बात करते हैं, कहाँ है? इजी क्वेश्चन है दोस्तों, मैं इसका आंसर देना चाहूँगा। आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क राजस्थान के जैसलमेर जिले में है, ठीक है, ध्यान रखना है। इससे लास्ट वाला जो वीडियो था हमने उसमें बात की थी, आपको ध्यान होगा कि आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क का संबंध हमने किस काल से जोड़ा था? जुरैसिक काल से जोड़ा था, और जुरैसिक काल मेसोजोइक जो काल होता है ना, उसी काल से संबंधित है, उसका एक पार्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। रिपीट हो गया इस क्वेश्चन को, तो सीधे आगे बढ़ा देता हूँ। राजस्थान के किस वन्य जीव क्षेत्र को एशिया, ये भी रिपीट हो गया,
क्या हुआ? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 15 अप्रैल, 21 मई, 16 सितंबर। टाइम फटाफट से सीमित है, आप आंसर दे दो। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर दे दीजिए, टाइम आपका सीमित है, जल्दी से आंसर दे दो मुझको। टाइम समाप्त हो चुका है आपका। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जैव विविधता दिवस कब होता है, तो ये होता है 22 मई को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाह, क्या मस्त वाला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या मस्त वाला क्वेश्चन, मैंने चुटकी बजा दी यार चलते चलते। ठीक है, चुटकी जानते हो ना? हाँ ओके। राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड कब और कहाँ स्थापित किया गया है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बता दीजिए। राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड कहाँ स्थापित है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेके आया हूँ ना, जो बहुत ही ज़बरदस्त हैं और आपको किसी गाइड में नहीं मिलेंगे। और ये पॉसिबल है कि अगर आया हुआ क्वेश्चन है तो वो आपको गाइड में मिल जाएगा, बट मेरी ये कोशिश रहती है कि क्वेश्चन जो हो वो यूनिक हो, ऐसे क्वेश्चन हो कि आपको कहीं और ना मिले। हो सकता है मिलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो बनेंगे कहाँ से, जो मैटर होगा उसी से बनेंगे, है ना? मैं भी पागल हूँ। ओके, तो राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड कहाँ और कब स्थापित हुआ? तो दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, मैं आपको बता देता हूँ कि ये 2003 में स्थापित हुआ था राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड, और कहाँ पे? चेन्नई में है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाह, एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? क्या ही क्वेश्चन है दोस्तों, क्या ही है ना, जबरदस्त। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? टाइम मैं शुरू कर दिया है, फटाफट से आंसर दे दीजिए। क्या इसका आंसर होगा? जल्दी से आंसर दे दो कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है? टाइम आपका सीमित है, जल्दी से जल्दी आंसर दे दीजिए, टाइम आपका समाप्त हो रहा है दोस्तों। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, टाइम आपका सीमित है और समाप्त ही हो गया है। और ये है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 में नई दिल्ली में। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010 नई दिल्ली में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं हमारा। विश्व में न्यूनतम जय नहीं है, ये जैव विविधता पाई जाती है। ओके दोस्तों, ये हमारी वॉच किधर चली गई? मैंने क्या वीडियो को पॉज करके छोड़ दिया था, तो हमारी तो वॉच ही गायब हो गई। तो विश्व में न्यूनतम जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पर? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। मरुस्थल में, ध्रुव पर, या टैगा वन प्रदेशों में, या भूमध्य सागरीय प्रदेशों में? फटाफट से आंसर दे दीजिए कि न्यूनतम जैव विविधता बतानी है। यदि दोस्तों इसमें बात करें कि विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता, तो सबसे ज्यादा जैव विविधता इस ऑप्शन की यदि हम बात करते हैं कि ऑप्शन हमारे पास ऐसे ही हो, तो टैगा वन प्रदेश, भूमध्य सागर, तो इनमें भूमध्य सागर वनों में मिलती है, ठीक है। और वैसे ओवरऑल भूमध्य रेखीय प्रदेशों में मिलती है, लेकिन यहाँ अगर हम बात करते हैं न्यूनतम जैव विविधता दोस्तों कहाँ पर मिलती है? हमें ध्रुव पर देखने को मिलेगी, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे थे, विश्व की शिकार भूमि कहलाता है। दोस्तों क्या मस्त वाला क्वेश्चन है ना, और जबरदस्त है कि विश्व की शिकार भूमि किसे कहते हैं? अमेजन के सदाबहार वनों को कहते हैं, सवाना घास के मैदान को कहते हैं, या स्टेपी घास के मैदान को कहते हैं, या टैगा वन को कहते हैं? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हमारी तो वॉच तो गायब हो गई है, मैं वॉच लेकर आता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। आप है ना फटाफट से इसका आंसर सोच के रखिए, मैं वॉच लेकर आता हूँ। हाँ तो दोस्तों हमारी वॉच आ चुकी है। विश्व की शिकार भूमि कहलाता है, फटाफट से आंसर दे देना है आपको। यहाँ पे अब टाइम तो हम नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसी के लिए शुरू करेंगे। तो विश्व की शिकार भूमि हम किसको कहते हैं दोस्तों? विश्व की शिकार भूमि कहलाता है हमारा सवाना घास का मैदान। और दोस्तों ऐसा है कि सवाना घास के मैदान में चौपाया जो वन्य जीव है उनकी प्रजातियाँ में काफ़ी विविधता देखने को मिलती है। जीब्रा, जिराफ, हाइना वगैरह, और अफ्रीकन शेर, अफ्रीकन हाथी, हिरन, काफ़ी विविधताएं हैं यहाँ पे, बीस्ट कई जीव हैं यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के जनक हैं। टाइम आपका मैं शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के जनक कौन है। जी ट्रांसले नहीं है, ये टेंसले हैं, इनको मैं राइट लिख दूँ यहाँ पे कि ये क्या है? टेंसले। ओके, तो ये हैं
एजी टेंसले, पीटर हैगेट, एपिओडम या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है ना, पारिस्थितिकी तंत्र ओनली, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के जो जनक है वो हैं एजी टेंसले, यानी कि टेंसले ही हैं जिन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाह दोस्तों, क्या ही क्वेश्चन है ये। हमारे भारत में विश्व की पादप प्रजातियों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? वाह, जबरदस्त क्वेश्चन। और टाइम मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया है दोस्तों। टाइम आपका समाप्त हो रहा है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हमारे भारत में विश्व की जो समस्त पादप प्रजातियां हैं उनका कितना प्रतिशत हमारे भारत में देखने को मिलता है? 8, 9, 10, 11। ऑप्शन भी बहुत ही शानदार से 8, 9, 10, 11। फटाफट से आंसर दे दीजिए कि भारत में प्रजाति कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारे भारत में विश्व की लगभग 8% जो वन्य जीवों की पादप की जो प्रजातियां हैं वो देखने को मिलती हैं। ओके दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो, एक और धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व के कितने प्रतिशत जो जीव की प्रजातियां हैं वो यहाँ पे हमारे भारत में देखने को मिलती है। भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जीव प्रजातियां मिलती हैं? 6.5%, 4.5%, 8% या 8.5%? फटाफट से आंसर दे दीजिए अपना कमेंट बॉक्स में। फटाफट से आंसर लिख दीजिए कि विश्व की कितने प्रतिशत जीव प्रजातियां हमारे भारत में हैं। टाइम आपका समाप्त हो रहा है, जल्दी से आंसर दे दो। ओके, टाइम अप। अब यदि हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि कितने प्रतिशत, तो 6.5%। विश्व में जो कुल वनों की प्रजाति है उसका तो 8% मिलता है, और जो वन्य जीवों की प्रजातियां हैं उसका 6.5% हमारे भारत में देखने को मिलता है, लगभग है ये। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अजैविक घटक कौन है? टाइम आपका मैंने शुरू कर दिया है। गाय, शेर, पादप, वर्षा, इनमें से कौन है दोस्तों जो अजैविक घटक है? आपको फटाफट से आंसर देना है कि इनमें से अजैविक घटक कौन है हमारा? गाय, शेर, पादप या वर्षा? अजैविक, फटाफट से आंसर दे दीजिए। अजैविक समझते हैं ना आप दोस्तों, अजैविक जो वंश वृद्धि नहीं कर सकते हैं, तो अजैविक घटक है इनमें से वर्षा। याद रखना है, वर्षा क्या है? अजैविक घटक है। आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, अब देखो यहाँ पे पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दोस्तों, शब्द में अंतर है कि नहीं है क्वेश्चन में? ये पारिस्थितिकी है, और ये जो क्वेश्चन हमने लिया था किधर गया? ये है पारिस्थितिकी तंत्र। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इन शब्दों में, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ सोच रहे होंगे कि यार पारिस्थितिकी तंत्र का आंसर अर्नेस्ट हैकल होना चाहिए, और मैंने उस टाइम पे आपको बताया नहीं था। अगर मैं बता देता तो आप मेरा एक क्वेश्चन खराब हो जाता ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें सिर्फ है पारिस्थितिकी, है ना, पारिस्थितिकी। और पारिस्थितिकी शब्द के जो जनक हैं वो हैं दोस्तों अर्नेस्ट हैकल। याद रखना, सिमिलर सा क्वेश्चन है दिखने में। एक और है पारिस्थितिकी तंत्र जिसके जनक है टेंसले, और एक है ओनली पारिस्थितिकी और उसके जनक है अर्नेस्ट हैकल। दोस्तों, ऐसे सिमिलर से क्वेश्चन आपको कई मिलते हैं, तो ऐसे जल्दबाजी में आंसर मत कर देना दोस्तों। बेवजह आपका 1 नंबर 2 नंबर जितने भी नंबर का क्वेश्चन होगा वो बेवजह हम मिस कर देंगे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वाओ, क्या ही क्वेश्चन है दोस्तों। वाओ, कीस्टोन प्रजाति निम्नलिखित में से नहीं है। कीस्टोन सुना है क्या आपने कभी? कीस्टोन प्रजाति, ऐसी कोई प्रजाति होती है क्या? कीस्टोन, की यानी चाबी, स्टोन यानी पत्थर, कुंजी पत्थर, पत्थर की कुंजी, ऐसा कौन है? कीस्टोन कौन होता है? कीस्टोन एक अलग चीज़ है। वैसे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पत्थर ऐसा होता है जिसको कीस्टोन कहा जाता है, बट पहले आप यहाँ पे आंसर दो कि प्रजाति निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? शेर, हाथी, गंगाई, डॉल्फिन, गाय। ठीक है, बताएं फटाफट से कि कौन सी वो प्रजाति है जिसे कीस्टोन नहीं कहेंगे। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। मैंने शुरू भी किया था क्या पता नहीं मुझे, बट इसका जो राइट आंसर है वो कौन होगा? गाय। अब दोस्तों, पहले मैं बता दूं कि कीस्टोन होता क्या है। कीस्टोन को हम मेहराब का पत्थर भी कहते हैं, यानी दीवार का पत्थर। देखो क्या होता है कि ये दीवार है, मान लो, है ना, इस दीवार में ये ईंटों से इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों ऐसा होता है कि इस पूरी दीवार में एक पत्थर ऐसा होता है, ये क्या ऊपर नीचे रखे हुए हैं, इनमें से एक पत्थर यदि निकाल दिया जाए, मान लो कोई भी पत्थर निकाल दिया जाए, हम इसको
ब्लू कलर ले लेते हैं। मान लो इस दीवार में से एक ऐसा पत्थर निकाला जाए जिस पत्थर को निकालने के बाद ये पूरी ऊपर वाली जो दीवार है वो नीचे धम से गिर जाए, तो ऐसा जो पत्थर होता है उसको बोलते हैं कीस्टोन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कीस्टोन प्रजाति क्या होती है, तो दोस्तों कीस्टोन प्रजाति हम उसको कहते हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है ना। कीस्टोन प्रजाति कौन होता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र को विभाजित करे। और ये जो मोस्टली जो वन्य जीव होते हैं ना, ये पारिस्थितिकी तंत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो और गाय इनमें से मोस्टली कॉमन रूप से पाया जाने वाला जो जीव है ये है। ठीक है, तो ऐसे में शेर अगर लुप्त होता है, ठीक है, या शेर का अगर शिकार होता है तो क्या है कि क्योंकि वो लुप्त प्राय हैं तो वो कीस्टोन प्रजाति है। अब यहाँ पे गाय है, कहने का अर्थ है दोस्तों ध्यान से समझना, ये जो सारी ईंटें हैं अदर, ये ईंटें तो है गाय, और यहाँ पर ये जो एक ही पत्थर है ये संकटग्रस्त हुआ ना। अब ये पत्थर क्या है, शेर, हाथी, गंगाई, डॉल्फिन है ना, ये कीस्टोन है। अगर हम इनको जो लुप्त प्राय हैं इनको हम निकाल देंगे तो ये जो पूरा ढांचा है वो नीचे गिर जाएगा, है ना। चलो आप समझ गए होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल का संधि स्थान कौन सा है, ये आपस में कहाँ मिलते हैं। टाइम आपका शुरू हो रहा है। ओ क्या हुआ, टाइम आपका शुरू हो चुका है। आपको बताना है कि जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल आपस में कहाँ मिलते हैं। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दो, टाइम आपका समाप्त हो रहा है। जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल या जैवमंडल कहाँ पे ही मिलते हैं आपस में, दोस्तों फटाफट से आंसर दे दीजिए, ये आपस में कहाँ मिलते हैं, यही आंसर आपको देना है। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब यदि हम देखें एक, जैसे मान लो ये तो हो गया हमारा स्थलमंडल, ये हो गया हमारा जलमंडल, और ये हो गया हमारा वायुमंडल। और दोस्तों ये वाला, ठीक है, ये जो डायग्राम बनाया था अपन ने, गायब हो गया मेरा, तो ये जो है ना यहाँ पे ये जो स्थान है कौन सा, देखो ये वाला जो स्थान है, इसको हटाओ, ये जो स्थान नज़र आ रहा है आपको ये वाला, ये क्या है, ये इनका मिलन केंद्र है, और इस मिलन केंद्र को हम क्या बोलते हैं, जैव मंडल कहते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से। लेक किलर किसे कहा जाता है। वाह क्या क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज आप में से ही एक जने ने ये मेरे को क्वेश्चन पूछा भी था। दोस्तों आप बहुत अच्छे से आंसर देते हैं, बहुत ही प्यारे आंसर देते हैं, और बहुत अच्छे से आप पढ़ाई भी करते हैं, मैंने देखा है। और दोस्तों आपके जो कमेंट होते हैं उनको मैं वॉच करता हूं, उनके रिप्लाई भी करता हूं, और आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जो मेरे बच्चे हैं बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लेक किलर की यदि हम बात करते हैं तो लेक किलर किसको बोलते हैं, अम्लीय वर्षा को कहते हैं। एसिड रेन, जब मान लो ये कोई झील है और इसमें एसिड रेन यदि हो रही है तो ये एसिड रेन इस झील के जल को क्या नुकसान पहुंचाती थी, झील के जल को अम्लीय कर देती है, और ऐसे में झील नष्ट होने लगती है, यानी झील खराब हो जाती है, और इसी वजह से अम्लीय वर्षा को हम लेक किलर की संज्ञा दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं, सागरीय वर्षावन किसे कहा जाता है। वाह दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि सागरीय वर्षावन कहते किसको हैं, प्रवाल को, समुद्री घोड़े को, या सागरीय वनस्पति को, या सागरीय शैवाल को। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। सागरीय वर्षावन किसे कहा जाता है, प्रवाल, समुद्री घोड़ा, सागरीय वनस्पति या सागरीय शैवाल। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ओके दोस्तों अब यदि हम बात करते हैं सागरीय वर्षावन को, तो इनमें से पहले देखो हम पता कैसे लगाएं। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि इसमें से सबसे ज़्यादा जैव विविधता किस में है, तो प्रवाल में। ठीक है, अब प्रवाल, स्थल की जल में सबसे ज़्यादा जैव विविधता प्रवाल में, स्थल पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता वर्षावनों में, यानी कि वर्षावन कौन, सदाबहार। तो प्रवाल की तुलना किससे की है, सदाबहार से की है। ठीक है, इस वजह से इस प्रवाल को सागरीय वर्षावन कहते हैं। दोस्तों प्रवाल की आज भी ऐसी हजारों का लाखों प्रजातियां हैं जिनको खोजा भी नहीं गया है। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा, किडनी ऑफ द अर्थ। वाह मतलब यार इतने प्यारे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन से मुझे प्यार हो जाता है। किडनी ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है, जैव मंडल, नम भूमि, पारिस्थितिकी तंत्र या उपयुक्त सभी। टाइम आपका शुरू कर रहा हूं मैं, यहाँ पे आप आंसर दे दीजिए कि किडनी ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है। किडनी ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है, जैव मंडल, नम भूमि, पारिस्थितिकी तंत्र या उपयुक्त सभी। फटाफट से आंसर देना है आपको, किडनी ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है। फटाफट से आंसर दोनों, टाइम आपका सीमित है,
जल्दी से आंसर दे दीजिए कि किडनी ऑफ द अर्थ हम किसको कहते हैं, जैवमंडल, नमभूमि, पारिस्थितिकी तंत्र या उपर्युक्त सभी। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब दोस्तों यदि हम बात करें कि किसे कहा जाता है किडनी ऑफ द अर्थ, तो ये होता है दोस्तों नमभूमि यानी कि वेटलैंड, ध्यान रखना, वेटलैंड। ये वेटलैंड ही होते हैं जिन्हें किडनी ऑफ द अर्थ की संज्ञा दी जाती है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? टाइम आपका शुरू कर रहा हूं मैं। रेड डाटा जो बुक होती है जो संकटग्रस्त जीवों को स्थान देती है, उसका प्रकाशन कौन करता है? IUCN करता है या UNDP करता है या UNEP करता है या MAB करता है? फटाफट से आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, फट जल्दी से जल्दी आंसर दे दो। क्या इसका आंसर होगा रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? IUCN। और टाइम तो आपका समाप्त हो चुका है दोस्तों। रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN ही करता है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? IUCN ही करता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, IUCN। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन दोस्तों इन संस्थाओं पर भी हम बात करेंगे ना। ये जो संस्थाएं हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो जितनी भी संस्थाएं हैं पादप व जंतु जातियों के संरक्षण से संबंधित, विश्व और भारत में जितनी भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं पर भी मैं एक क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊँगा। आप साथ बने रहें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। MAB कार्यक्रम यूनेस्को के द्वारा कब संचालित हुआ था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। MAB जो प्रोग्राम है यूनेस्को द्वारा संचालित कब हुआ था? टाइम मैं आपका शुरू कर रहा हूँ। MAB का फुल फॉर्म यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। MAB बोलते हैं मैन एंड बायोस्फीयर को। MAB किसको बोलते हैं दोस्तों? मैन एंड बायोस्फीयर को कहते हैं। 1971, 1972, 1973, 1992। आपको फटाफट से आंसर देना है कि जो MAB प्रोग्राम है वो शुरू कब हुआ था। टाइम आपका समाप्ति हो गया है। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं MAB की, तो हमारा जो MAB शुरू हुआ था वो 1971 में हुआ था। ये किसने शुरू किया था? यूनेस्को ने शुरू किया था। और इस MAB कार्यक्रम के अंतर्गत क्या बनाए गए थे? पूरे विश्व में बायोस्फीयर, है ना, पूरे विश्व में बायोस्फीयर निर्मित किए गए थे MAB प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, UNEP का मुख्यालय कहाँ है? टाइम आपका मैंने शुरू कर दिया है, फटाफट से आंसर दे दीजिए। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है, पेरिस में है या लीमा में है या न्यूयॉर्क में है? फटाफट से आंसर दे दीजिए। नैरोबी, पेरिस, लीमा, न्यूयॉर्क। टाइम आपका सीमित है, फटाफट से आंसर दे दो भाई। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से आंसर दे दो दोस्तों। टाइम आपका समाप्त हो गया है। अब दोस्तों ये नैरोबी है, कीनिया की राजधानी है नैरोबी में ही है UNEP का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। दोस्तों इन संस्थाओं पर हम कल ही वीडियो लेकर आएंगे, और अगर मानव संसाधन वाले क्वेश्चन टाइप हो गए होंगे तो उनकी हम बात करेंगे। तो UNEP का जो मुख्यालय, एक्चुअल में क्या क्वेश्चन बनाए थे वो मैंने, तो वो थोड़े कम बने हैं ना, 20 ही क्वेश्चन बने जो यूनिक क्वेश्चन थे, तो थोड़ा टाइम लगेगा उनमें, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। संस्थाओं पे अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं हम पहले से। आगे बढ़ते हैं। वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? हमारे भारत में है वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान। आपको बताना है कि कहाँ है। टाइम आपका शुरू हो चुका है। वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान ये देहरादून में है या कोलकाता में है या लखनऊ में है या भुवनेश्वर में है? टाइम सीमित है, फटाफट से आंसर दे दो। वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। ये रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना केवल यहाँ पे बल्कि SI एग्जाम वगैरह है सभी में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान दोस्तों कहाँ है? कोलकाता में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? कोलकाता में है, ध्यान रखेंगे। देहरादून में क्या है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान वो अलग चीज़ है, वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान ये अलग चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। मरुस्थल होता क्या है यार? आप हमने सुना है मरुस्थल डेजर्ट होता क्या है? तो बस आपको ऑप्शन देखना है और बताना है कि मरुस्थल होता क्या है। वह क्षेत्र जहाँ रेत के टीले हों, वह क्षेत्र जहाँ शुष्कता हो, वह क्षेत्र जिसने अपनी उत्पादकता खो दी हो, और वह प्रदेश जो बंजर भूमि वाला हो। फटाफट से आंसर दीजिए कि मरुस्थल होता क्या है एक्चुअल में। मरुस्थल, है ना, वह क्षेत्र जहाँ रेत के टीले हों, वह क्षेत्र जहाँ शुष्कता हो, और वह क्षेत्र जिसने अपनी उत्पादकता खो दी हो। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों हम
हम बात करते हैं मरुस्थल की, तो वह क्षेत्र जिसने अपनी उत्पादकता खो दी है वही क्या होता है, मरुस्थल होता है। कभी भी आवश्यक नहीं है कि मरुस्थल में रेत के टीले हों, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाँ, ये तो आवश्यक है कि मरुस्थल हमेशा क्या होते हैं, शुष्क होते हैं, लेकिन मरुस्थल के लिए पहली जो कंडीशन है वो यही है कि उसने अपनी उत्पादकता खो दी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी संरक्षण हेतु निम्न कदम उठाए जा सकते हैं। आपको ये बताना कि निम्न में से कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, तो पढ़ते हैं, देखते हैं। पादप व जंतु जातियों का संरक्षण, हाँ बिल्कुल करना ही है, ये तो राइट है। कीस्टोन पादप जंतु, ये भी करना है हमें। वर्षा जल संरक्षण, हाँ बिल्कुल करना ही करना है। उपरोक्त सभी सभी हो गए, है ना। पारिस्थितिकी संरक्षण हेतु निम्न कदम उठाए जा सकते हैं, सारे के सारे ही हमें करने होंगे। अगर बाय द वे मान लो कि इनमें से बेस्ट आंसर हमें चूज करना हो, क्योंकि वर्षा जल संग्रहण तो झीलों का निर्माण हो जाता है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ये नहीं होगा भाई, नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ये, कीस्टोन पादप व जंतु जातियों का संरक्षण, ये होगा, ये इसका राइट आंसर होगा, है ना, ध्यान रखना। क्योंकि पादप जंतु जाति या कीस्टोन पादप जंतु जाति ये तो एक ही चीज़ हो गई ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा भाई। उपरोक्त सभी नहीं होगा, क्लियर करना सभी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है, डी नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके दोस्तों, हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हैं। कल हम बात करेंगे इसी तरह के कुछ और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू, जय हिंद।